हेलो एवरीवन। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंड एनर्जी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि जो सोलर एनर्जी है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और मोस्ट ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से ही कहीं ना कहीं जनरेट होते हैं। इसके अलावा हमने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस कुछ सोलर एनर्जी की देखी थी और नेशनल सोलर मिशन के बारे में भी हमने बात की थी। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स, नेक्स्ट रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, दैट इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में हम देखते हैं कि विंड एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड हाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट विंड एनर्जी, तो विंड जो है ना, विंड की जब हम बात करते हैं तो विंड विंड इज लाइक कि जब एयर जो है मूविंग कंडीशन में होती है तो उसको विंड बोला जाता है ना। बहती हुई हवा जिसे बोलते हैं, दैट इज विंड। तो विंड जो है दैट पोजेस सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जब हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को स्टार्ट किया था। और जब हम एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे ना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो प्लीज़ गो एंड चेक, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि इससे आपको ना टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइंड्स ऑफ एनर्जी, हाउ एनर्जी इज चेंजिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी के लिए मैं इसको बता देती हूँ। विंड एनर्जी की जब हम बात करें तो विंड एनर्जी जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग कंडीशन में होता है, जब वो चल रहा होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो चल रहा होता है या जो चलने की वजह से उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है नहीं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितनी एनर्जी यूनिवर्स में है वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है या जो वो स्टिल पोजीशन में होता है, तो उसमें पोजेस होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से? उसके शेप की वजह से, उसके साइज की वजह से। तो और जब वो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक में, मतलब नई नहीं बनी एनर्जी। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल है और फिर काइनेटिक भी मतलब उसमें जनरेट हो गई, नई नहीं बनी है। वो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट चला तो वही पोटेंशियल एनर्जी उस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बेसिकली। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज द फर्स्ट लॉ, और दैट इज। तो विंड एनर्जी जो होती है वो, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है, मतलब वो मूव कर रही होती है, मूविंग की वजह से ही तो काइनेटिक एनर्जी है। अब उसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो अभी हम देखेंगे विंड जब हवा जब बहती है तो उससे हम टरबाइन रोटेट करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड मिल्स की सहायता से हम मैकेनिकल एनर्जी साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे। अब जो विंड है, विंड का अगर हम देखें तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की वजह से एक तरीके से विंड जनरेट होती है। क्यों? जैसे हमने पढ़ा था कि जो सोलर एनर्जी है, मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से क्या है? कनेक्टेड है। तो जब हम विंड की बात करते हैं तो हवा जब चलती है, हवा जब बहती है, तो होता क्या है कि जब सोलर एनर्जी अर्थ को हीट अप करती है ना, तो उससे क्या होता है कि हीट होगी तो नीचे की जो कूल एयर है वो गर्म होगी, और गर्म हवा कहाँ होती है? हमेशा गर्म हवा ऊपर की साइड जाता है, वार्म एयर राइजेज अप। और फिर जब वार्म एयर राइजेज अप हो जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए कौन सी एयर आ जाएगी? उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा, यानी कि कूल एयर सिंक डाउन हो जाती है, वो नीचे आ जाती है, कूल एयर सिंक हो जाती है, वार्म एयर राइज हो जाती है। तो इस तरीके से जो हवा है वो क्या होती है? वो मूव करती है, हवा चलती है। अच्छा, इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो क्या था कि जब अर्थ गर्म हुई तो गर्म हवा ऊपर गई। अब जब हवा जो है वो गर्म हुई, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। ये जो मूवमेंट है ये हुआ तो विंड का है, लेकिन हुआ किसकी वजह से? अल्टीमेटली ये सोलर एनर्जी की वजह से हुआ, क्योंकि हवा को गर्म किसने किया? सोलर रेडिएशंस ने। तो दैट इज वाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही चीज़ बोली गई है कि एज अ हीटिंग ऑफ लैंड रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ एयर, क्योंकि लैंड हीट होने की वजह से ही क्या होता है? एयर का मूवमेंट होता है। सो विंड एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर फॉर सेलिंग, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स और इरिगेशन। तो विंड को जो है काफ़ी लंबे समय से हम यूज़ करते हैं, चाहे वो जो नाविक होते हैं, विंड
नाव को मूव कराने के लिए या शिप्स को मूव कराने जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं विंड का और डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करने के लिए विंड का यूज़ किया जाता है। तो विंड सिस्टम जो हम बात करेंगे अभी कि विंड सिस्टम क्या होता है और विंड मिल्स क्या होते हैं। तो विंड मिल्स क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है जो मूव कर रही है हवा, उस काइनेटिक एनर्जी को वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो विंड मिल्स हैं, यानी कि जो विंड की वजह से जो बड़े बड़े एक तरीके से पंखे टाइप के जैसे होते हैं, तो जो विंड मिल्स हैं इस तरीके से होते हैं। जो विंड मिल्स हैं वो वाटर पंपिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करके वाटर को ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए भी विंड मिल का यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम फिर इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर सकते हैं, मोटर को चला के हम ट्यूबवेल की पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से विंड मिल्स को वाटर पंपिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली इन पर्टिकुलर एरिया, वो रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। अब इलेक्ट्रिसिटी बड़े स्केल पे जनरेट करने के लिए हमें एक विंड मिल की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक विंड मिल सेटअप किया और हमें बहुत सारी एनर्जी मिल गई और वी कैन लाइक डिस्ट्रीब्यूट इन होल द कंट्री, होल द वर्ल्ड, तो ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि अगर हमें बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, एक बड़े लेवल पे, एक मास लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है, तो हमें नंबर ऑफ विंड मिल्स चाहिए, यानी कि हमें बहुत सारे विंड मिल्स चाहिए, बहुत सारे सेटअप चाहिए एक बड़े एरिया में, है ना। और अब इसी को आप क्या बोलते हो, विंड एनर्जी फार्म्स। जब हम सारे बड़े बड़े विंड मिल्स को एक बड़े एरिया में लगाते हैं, तो वहाँ से हम फिर विंड एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, पावर जनरेशन करते हैं। तो उस एरिया को क्या बोला जाता है, विंड एनर्जी फार्म बोला जाता है, क्योंकि वो जो फार्म है वहाँ से क्या जनरेट हो रही है, विंड एनर्जी, कोई क्रॉप नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे जो एरियाज़ होते हैं ना, अब जब हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम विंड से एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं, विंड से एनर्जी जनरेट करने वाले हैं, तो हमें विंड मिल को चाहिए कि वो मूव करे, है ना, मूव करे, उसकी उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो और तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ऐसे एरियाज़ में क्या होता है कि जब हम विंड मिल इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पे हवा की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, या हवा की जो अवेलेबिलिटी है वो पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि वी वांट मूविंग एयर, हमें मूविंग एयर चाहिए ताकि वो विंड टरबाइन्स को चला सके, ताकि वो इनको रोटेट कर सके, है ना। तो उसके लिए हमें हवा चाहिए जो चलती हुई हो। तो जब हम विंड फार्म की लोकेशन देखते हैं तो ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे विंड की जो स्पीड है वो लगभग लगभग 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही हो, है ना। तो तभी उस कंडीशन में, क्योंकि जो विंड मिल्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, दे आर लाइक मशीनरी काइंड ऑफ थिंग, दे आर वेरी हैवी, दे आर वेरी बल्की, दे आर वेरी टॉल। तो अब इतनी भारी विंड टरबाइन्स को चलाना अपने आप एक टास्क हो जाता है। तो हमें इतनी एयर तो कम से कम चाहिए कि जो वो विंड टरबाइन्स को क्या करा दे, मूव करा दे। तो 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, if we talk about advantages of like wind energy, तो it is inexhaustible, मतलब obviously कि ये नॉन रीन्यूएबल, सॉरी बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, सॉरी फॉर दिस। जब हम रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं तो रीन्यूएबल मतलब जो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, जो वापस से बन रहा है, रीन्यू हो रहा है। अब अगर आपने एयर को यूज़ किया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, तो क्या दोबारा एयर मूव नहीं होगी, दोबारा भी मूव होगी। तो एक इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। कोई भी पॉल्यूशन और कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन इससे जनरेट नहीं होता है, मतलब अगर विंड टरबाइन रोटेट हो रही है और विंड टरबाइन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं रिलीज हो रहा है। इसके अलावा इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जब हम विंड एनर्जी फार्म्स में बहुत सारे बड़े बड़े विंड मिल्स लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि जो हवा है वो तो पूरे फार्म में मूव करेगी, तो क्यों ना हम पूरे बड़े एरिया में, फार्म में हम क्या लगा दें, विंड एनर्जी मिल्स लगा दें और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। तो एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इसका विंड एनर्जी का हो जाएगा। स्कोप ऑफ डायरेक्ट यूज एज मैकेनिकल एनर्जी, और एक इसका एक और स्कोप है कि हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि हमने वाटर पंपिंग की तौर पे यूज़ किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट हो। तो इसका यूज़ हम वाटर पंपिंग के लिए कर सकते हैं या अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जो मशीनरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैन यूज़ लैंड अराउंड विंड टर्बाइन्स फॉर अदर पर्पसेस, फॉर एग्जांपल फार्मिंग। और आपने जो फॉर एग्जांपल की विंड फार्म है, सपोज करो ये कोई एरिया है, ये विंड फार्म्स है ना, यहाँ पे बहुत सारी टर्बाइन्स लगी हुई हैं।
तो इसके आस-पास का जो एरिया है उसको आप फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि साइड-साइड में जो एरिया बचा हुआ है उसको आप उसमें कोई भी क्रॉप या उसमें कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, तो उसको आप फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बात क्यों बोली गई? इसमें ये बात इसलिए बोली गई है कि जब विंड टर्बाइन्स को आप इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ से कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कोई भी पोल्यूटेंट या कोई भी टॉक्सिक मेटल नहीं निकल रहा है जो सॉइल में जाके आसपास की मिट्टी को खराब करेगा। तो ऐसा कोई भी मटेरियल वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि विंड टर्बाइन्स के अराउंड जो फार्म है, अराउंड जो लैंड है, उसको आप अदर पर्पसेस जैसे फार्मिंग उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हार्म नहीं है। एक बार विंड टर्बाइन लगा दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो बार-बार कुछ तो वेस्ट वेस्ट जनरेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि क्या-क्या बुरी चीज़ें हैं, अगर हम विंड टर्बाइन्स को यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या-क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या-क्या बुरी चीज़ें हैं, या क्या चीज़ें हैं जिसको लिमिट कर रही हैं, वो सब चीज़ें। स्टोरेज इज़ एक्सपेंसिव ड्यूरिंग पीक प्रोडक्शन टाइम। अब जब प्रोडक्शन टाइम होता है ना, जब विंड टर्बाइन्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहाँ से क्या होता है कि जब उसको उसके जो इक्विपमेंट्स लाना है, मशीनरीज़ जो लाना है, वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि विंड टर्बाइन्स अपने आप में काफ़ी हाइट पे हाइटेड होती है काफ़ी, क्योंकि विंड जो है कहीं न कहीं ऊपर चलती है, ऊपर वो फ्लोइंग एक तरीके से कंडीशन में होगी, फ्लोइंग स्टेट में होगी, तो हमें विंड टर्बाइन उतनी ही हाइट पे लगानी होती हैं, उतनी ही हाइट की चाहिए होती हैं। अगर हम विंड की बात करें, तो विंड जो है अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस एरिया में आज विंड मूव कर रही है तो हर रोज़ विंड मूव करेगी। कभी हवा बहुत कम होती है, कभी हवा बिल्कुल होती ही नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कभी तूफ़ान जैसा हो जाता है, कभी विंड जो है स्लो मोशन में होती है। तो विंड की जो डायरेक्शन है और विंड का जो एक तरीके से मूव करने का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो अनसर्टेन है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए विंड मूव करेगी या 2 घंटे के लिए विंड मूव करेगी, ऐसा नहीं है। तो इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन। द विजुअल एस्थेटिक इम्पैक्ट इज़ नॉट गुड। अब होता क्या है कि अगर सपोज़ करो कोई एरिया है, कोई डिफ़ॉरेस्ट कोई एरिया है जिसमें बहुत सुंदर-सुंदर क्रॉप्स लगी हुई थी या गार्डन था कोई, और वहाँ पे आप विंड टर्बाइन लगाना चाहते हो, फार्म बनाना चाहते हो, तो आपको वो एरिया क्लियर करना होगा। या अगर कोई फॉरेस्टेड एरिया है तो उस एरिया में से सभी जानवरों को, सभी प्लांट्स को हटाना होगा। उसमें फिर विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल करनी होगी। तो जो विजुअल एस्थेटिक आता है वो उतना अच्छा नहीं आता जितना नेचुरल आता था। इसके अलावा बड़ी-बड़ी विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें ओपन एरिया चाहिए, यानी कि बड़ा ही एरिया चाहिए और स्पेसिफिकली ओपन एरिया चाहिए, ताकि हम विंड टर्बाइन्स को क्या कर सकें, इंस्टॉल कर सकें। इसके अलावा जब विंड टर्बाइन्स मूव होती हैं तो कुछ नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, तो उस एरिया में अगर हम उसे, क्योंकि यूजुअली विंड टर्बाइन्स आप रेज़िडेंशियल एरिया या आस-पास जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे तो लगाओगे नहीं, क्योंकि बिल्डिंग्स ऑलरेडी बड़ी होती है, जिनकी वजह से विंड जो है वो मूव जब करेगी तो कहीं न कहीं बिल्डिंग्स हिंड्रेंस क्रिएट कर देती हैं, तो विंड मूव नहीं कर पाएगी। तो आपको एक ओपन एरिया, ओपन स्पेस चाहिए, है ना? अब ओपन स्पेस में वहाँ पे क्या होता है, विंड टर्बाइन जब मूव करती है तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके अलावा विंड टर्बाइन्स के मूव होने की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उनको एक थ्रेट होता है, उनको खतरा होता है, क्योंकि उनका हैबिटेट कहीं न कहीं डिवास्टेट हो गया होता है और उसकी नॉइज़ से भी उन्हें एक तरीके से थ्रेट होता है। इसके अलावा ओवरऑल जो कॉस्ट अगर हम देखें विंड टर्बाइन्स की, वो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, जिसकी वजह से ये कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम वाइडली विंड एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक भी। कंप्लीटली हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे रिलाई नहीं किए। अगर हम देखें कि विंड पावर जनरेशन में लीडर कौन है या कौन-सा लीडिंग स्टेट है, तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट करता है विंड पावर से इंडिया में। तो मुपंडल में क्या होता है, मुपंडल में इसका विंड फार्म है, जो कि मुपंडल का इसका तमिलनाडु का या इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है, यानी कि पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट कहाँ है? मुपंडल में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु जो है वर्ल्ड का पहला स्टेट है जो कि एक लीड कर रहा है विंड पावर जनरेशन में इंडिया में। अगर हम देखें टोटल कैपेसिटी जो है वो 1500 मेगावाट है। महाराष्ट्र इसके बाद लीडर है, देन गुजरात, देन राजस्थान, कर्नाटक, ये कुछ अदर स्टेट है सीक्वेंस में जो तमिलनाडु के बाद आते हैं। तो इंडिया नाउ रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो अभी इंडिया विंड एनर्जी जनरेशन में 5th नंबर पे आता है, चाइना और यूएसए के बाद। जर्मनी और स्पेन इन ग्रिड कनेक्टिव इंडियन पावर इंस्टॉल। अच्छा, अगर हम देखें ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो नीदरलैंड को लैंड ऑफ विंड मिल्स कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे हवा अच्छी खासी चलती है, काफ़ी सारे विंड फार्म्स बने हुए हैं, तो उसको लैंड ऑफ विंड मिल्स बोला गया है, जहाँ पे मेजर अमाउंट में विंड जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। विंड मूविंग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। सो दिस इज़ इट अबाउट
विंड एनर्जी। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि क्या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विंड जनरेशन होता है, या विंड से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस है, और कौन सा वर्ल्ड में पहला कंट्री है, या कौन सा वर्ल्ड में इंडिया में स्टेट है जो कि एज अ लीडर काम कर रहे हैं विंड पावर जनरेशन में। सो दिस इज़ इट। बाकी हम कल पढ़ेंगे। एंड नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके नेट क्लियर होने के लिए। बाकी ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय।